हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, चार्ज इन मूवमेंट, चार्ज स्टैटिक, सारी चार्ज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक साइंस की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साइंस की वो ब्रांच है जो चार्ज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, एप्लीकेशन, उन सब से डील करती है। इस ब्रांच को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी चीज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए ये ब्रांच वो है जिसमें चार्ज स्टैटिक रहता है, चार्ज स्टेशनरी, और ये वो ब्रांच है जिसमें चार्ज मूविंग रहता है, चार्ज मूविंग। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 2 ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो सेक्शन कवर करती है जो स्टैटिक चार्ज से डील करता है, स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब चीजें हैं इसमें। और ये वो ब्रांच है जो चार्ज के मूवमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स को डील करती है, करंट, मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, ईएमएफ, वो सारी चीजें इस ब्रांच के अंदर आती हैं। ठीक, तो अब मेन कंसर्न हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस ब्रांच में ये वाला जो सेक्शन है इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड गॉस लॉ, थर्ड कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये 3 चैप्टर कवर करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सबसे पहले तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, ठीक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर उसके बाद हम एसी। इस सेक्शन में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, अब इन चारों का बेसिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको एटम की स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स एटम्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटम्स में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, और इसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स होती हैं, ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं यहां पे। ये चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक, ये जो एटम के अंदर रहने वाले, सेंटर के अंदर रहने वाले चार्ज, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, और ये जो राउंड राउंड घूम रहे हैं, दीज आर नेगेटिव चार्जेस। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्लियर, पूरा
कोई भी मटेरियल एटम से ही मिलके बना होता है। एटम दो चीजों से मिलके बना होता है, न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब, कूलाम्ब, ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, और यही एक प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, ये नेगेटिव होता है, और वो पॉजिटिव सेम अमाउंट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। यानी कि कूलाम्ब अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एक इलेक्ट्रॉन पे बस इतना चार्ज रहता है और एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज रहता है। इसलिए किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर रहते हैं। दैट इज वाई दिस थिंग इज न्यूट्रल, न्यूट्रल रहती है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं, इसलिए एटम ऑलवेज न्यूट्रल रहता है। क्लियर? अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या हुआ? चार्ज एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, सो कोई चार्ज Q जो है वो n टाइम्स ऑफ E होगा, ठीक है ना। n इज सम इंटीजर, और इस E की वैल्यू होगी दिस, ये 1.6 इंटू 10⁻। दैट इज वाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज इसी नंबर का इंटीजर मल्टीपल होगा। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, पर होगा इसी का इंटीजर मल्टीपल। दिस इज स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज, इससे छोटा पैकेट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? दैट इज वाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है ना। आप एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से ब्रेक करके किसी दूसरे पोजीशन पे भी ला सकते हो, तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक, उसके बाद एसोसिएटेड विद मास, ठीक है ना। देखिए, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, ठीक है, एंड मास बिना चार्ज के नहीं रह सकता। क्लियर? अगर आप कह रहे हो कि ये मास है और इस पे चार्ज 0 है, दैट मीन्स कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है जो मिलके 0 हो रखा है, ठीक है ना। तो चार्ज कैन नॉट बी विद नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि E एंड M बोथ आर नेसेसरी, ठीक है ना। चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। क्लियर? और चार्ज के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हैं, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, एंड चार्ज इज स्केलर।
चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलरली ऐड होती है, स्केलरली सबट्रैक्ट की जा सकती है। इट्स अ वैल्यू ओनली। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ओके, इन चीजों को आप बहुत अच्छे से नोट करिए। चार्ज से मिलके जो मटेरियल बनता है, मटेरियल बनता है एटम्स से, और एटम्स बनते हैं चार्जेस से मिलके, ठीक है ना। तो अब चार्जेस के बेसिस पे मटेरियल दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कंडक्टर और दूसरे इंसुलेटर्स। ठीक, इन चीजों को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। ओके, तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एक चीज और है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है ना। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक, सेकेंड, नेक्स्ट चीज, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं इन विच charges can move from one place to another. देखिए, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें चार्ज का मूवमेंट अलाउड रहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चार्ज जा सकते हैं। यानी कि अगर किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ठीक, किसी ड्राइविंग फोर्स के अंडर। इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं इन विच मूवमेंट ऑफ चार्ज नॉट अलाउड। इंसुलेटर्स में चार्ज मूव नहीं कर सकते, यानी कि चार्ज को आप जिस प्लेस पे रख दोगे वो उसी प्लेस पे रखा रहेगा, नेक्स्ट प्लेस पे मूव करके अपने आप नहीं जा सकता। अगर आप उसको ले जाना चाहते तो एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करके उस चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हुए इंसुलेटर। नेक्स्ट थिंग इज चार्जिंग। चार्जिंग, चार्जिंग मीन्स transfer of charge. Charging means transfer of charge from one body to another. एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी पे हम चार्ज ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं। चार्जिंग involves transfer of mass. ठीक है ना, चार्जिंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मास। इसका मीनिंग ये है कि चार्जिंग अगर आप करोगे, यानी कि एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के आप दूसरी बॉडी पे पहुंचाओगे, ट्रांसफर करोगे, तो एक बॉडी में नेगेटिव चार्जेस की कमी आ जाएगी और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं। नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। एक बॉडी से पॉजिटिव चार्ज निकाल के हम दूसरी बॉडी पे अगर रख दें तो एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को भी हम चार्जिंग बोलते हैं। तो चार्जिंग में प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे विद मास। इनके साथ इनका मास भी ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। इसलिए ये प्रोसेस
बिना मास ट्रांसफर के पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इस चीज को यहां तक अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो हमको अगर चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना है तो उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है। हम बिना मास ट्रांसफर के चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक, तो अब मुझे एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज चार्जिंग, चार्जिंग क्या होती है और किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग, ठीक है ना। चार्जिंग कई तरीके से हो सकती है। कंडक्शन, बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन का मीनिंग क्या है? अगर आपके पास ये एक बॉडी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, अगर आप इसके कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी को लेके आओगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे ही आप इनको कनेक्शन में लाओगे, ठीक है, तो दोनों बॉडी पे मान लीजिए अभी इनका कनेक्शन नहीं है, अभी इनका कनेक्शन नहीं है बीच में, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक ही बॉडी पे होंगे। लेकिन जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को टच करेंगी, ये, तो पॉजिटिव चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों बॉडीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी ए, बॉडी बी। और जब आप इनको सेपरेट करोगे तो अब जो इसके चार्ज है वो इसी पे रह जाएंगे, बॉडी ए पे, और बॉडी बी के चार्जेस बॉडी बी पे रह जाएंगे। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना, और बाय कॉन्टैक्ट, और बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। अब इसके लिए बॉडी को कंडक्टर होना जरूरी है। क्यों? अगर ये बॉडी और ये बॉडी, दोनों बॉडी कंडक्टर होंगी तभी चार्ज मूव कर सकता है। ठीक है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होने का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड? पॉजिटिवली चार्ज्ड, मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास ये न्यूट्रल, और दूसरी बॉडी भी हमारे पास न्यूट्रल है। यहां से कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रोसीजर के थ्रू हमने यहां पहुंचा दिए, ये यहां पहुंचा दिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी पे दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पे दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। हम ये बोलेंगे दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है ना, यानी कि जितने प्रोटॉन्स हैं उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। और जिस बॉडी पे प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक, ओके। अब देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकेंड प्रोसेस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन देखिए क्या है। इंडक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है, इसमें बॉडी को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। क्या होता है इंडक्शन में, ठीक, ये कंडक्टिंग बॉडी है, हम चाहते हैं, ठीक है ना, वी वॉन्ट दिस बॉडी टू बी पॉजिटिवली चार्ज।
हम चाहते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। क्लियर? तो अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कांटेक्ट में एक बॉडी को लेके आना पड़ेगा। ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, इसके कांटेक्ट में ये बॉडी ए है, हम इस बॉडी को चाहते हैं, ये बॉडी ए है और इसके कांटेक्ट में हम बी बॉडी को ले आए। ठीक है, और साथ में यहां पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज रख दिया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इस बॉडी में एग्जिस्ट करने वाले और इस बॉडी में एग्जिस्ट करने वाले पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर यहां चले जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस यहां चले जाएंगे। ठीक है ना? नाउ सेपरेट ए एंड बी। जब आप ए और बी को सेपरेट करोगे, यहां पे ये तो बॉडी ए हुई आपकी, ठीक है, और ये बॉडी बी हो गई, ये बॉडी बी हो गई, ये वाली बॉडी ए हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए पे ही रह जाएंगे और नेगेटिव चार्ज बॉडी बी पे रह जाएंगे। और ये वाली बॉडी जो यहां पे है, ये यहीं पे रह जाएगी। इस नेगेटिव बॉडी ने क्या किया, इस नेगेटिव बॉडी ने पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर दिया। तो हमारी कंसंट्रेशन तो केवल बॉडी ए पे है। वी वांट दिस बॉडी ए टू बी पॉजिटिवली चार्ज, तो हमें ये ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज मिल गई। दिस प्रोसेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन, ठीक है ना, अट्रैक्शन की वजह से, इज कॉल्ड एज इंडक्शन, इंड्यूस हो जाना। ठीक, इनिशियली बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे ये नेगेटिव चार्ज आया यहां पे, इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज खिंच के उसके क्लोज आ गए और नेगेटिव चार्ज उससे रिपल्शन की वजह से दूर चले गए। ठीक है, तो अब इन बॉडी को सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेपरेट करने से ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज आ गई और ये नेगेटिवली चार्ज आ गई। तो इंडक्शन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। थर्ड, बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, ठीक है ना, इसको दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रब करते हैं। ठीक, तो रब करने से क्या होगा, थर्मल पावर, थर्मल एनर्जी डेवलप। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी डेवलप होती है और आउटर शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। आउटर शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के, ठीक है ना, लूजली बाउंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन detached from parent atom and transferred to another। यानी कि यहां से कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां चले जाते हैं और यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज रह जाता है। ठीक, अब इनको रबिंग करने के बाद सेपरेट कर दो तो पॉजिटिव चार्ज उन पे रह जाता है जिनसे बाउंड इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और जिस मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये वाला मटेरियल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा रबिंग की वजह से। तो इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को आप रबिंग करके चार्ज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इंडक्शन और कंडक्शन के लिए आपको बॉडी का कंडक्टिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर? इस चीज को नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्लियर होने के बाद मैं अब एक्सप्लेन करता हूं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, देखिए कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीजें।
ठीक है, देखिए कूलाम्स लॉ इज टोटली एक्सपेरिमेंटल। ठीक, तो कूलाम्स लॉ, ठीक है, देखिए कूलाम्स लॉ क्या होता है, थ्रू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, कूलाम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा, ठीक है ना। आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स कूलॉम फाउंड दैट देखिए कूलॉम ने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, ठीक है ना। कूलॉम फाउंड दैट टू चार्जेस placed at a distance r apart in a medium part in a medium, ठीक है ना, in a medium exert a force F on each other, exert a force on each other and the value of this force is F is equal to K into Q1 Q2 by R square, ठीक है। यानी कि अगर एक फोर्स, एक चार्ज यहां पे रखा है Q1 और एक चार्ज यहां पे रखा है Q2, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है, तो Q1 Q2 पे एक फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। Q1 इस तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा F और Q2 इस तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा F, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के, ठीक है। K एक कांस्टेंट है, Q1 एंड Q2 दोनों चार्जेस हैं और R इनके बीच की डिस्टेंस है, ये कूलॉम ने बोला है, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक। अब इसको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1, ठीक है ना, ये एक दूसरा चार्ज है Q2, दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है जिसकी डिस्टेंस लेंथ है R, ठीक। तो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ठीक है ना। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस Q1 की वजह से इस तरफ एक फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसकी वजह से इस पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2 बाई R क्यूब। अगर ये वाला वेक्टर R है तो नीचे R क्यूब करेंगे और इस डायरेक्शन में R वेक्टर है तो अलोंग माइनस R, ये F12 होगा, इसकी वेक्टर फॉर्म F21, ठीक है ना। F21 क्या होगा, K ये Q2 पे है, Q2
Q1 ओवर R क्यूब, लेकिन इस पे फोर्स अलोंग पॉजिटिव R होगा, तो ये अलोंग R होगा। नीचे क्यूब है और ये मैग्नीट्यूड है इसका। अब ये अगर यहां पे मैंने ये कैप लगा दिया तो इसको फिर मुझे स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, तो दिस इज कंप्लीट वेक्टर, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट वेक्टर। ठीक है, अब मैं एक आर को इसके नीचे ले जाता हूं, ठीक है ना। इस आर को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो यही वाली इक्वेशन बन जाएगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर विद माइनस साइन, और ये प्लस साइन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर विद यूनिट वेक्टर आर। ठीक, अब आप खुद देखिए, अगर मैं F12 और F21 इन दोनों को एक साथ लिखना चाहूं और बीच में मैं इक्वल टू लगाना चाहूं, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर हैं, देखिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनके ऊपर वेक्टर भी पुट करूं, ठीक है, यू, मैं इनके ऊपर वेक्टर भी पुट करूं, तो मुझे यहां पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा सकता हूं। तो F21 और F12 एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। यानी कि जितनी ज्यादा बीच की डिस्टेंस होगी फोर्स उतना कम होगा, और जितने इन दोनों के मैग्नीट्यूड होंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा। भले ही दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, पर दोनों पे फोर्स बिल्कुल सेम है। क्लियर, यही कूलम्ब लॉ है, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसको आगे इसके एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओके, देखिए, इसी के बारे में एक फैक्ट और बताना है मुझे। ये जो हमने कांस्टेंट के लिया है यहां पे, इस कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन ऐसा यूनिट। ठीक है, अब दो पार्टिकल्स हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं ऐसे ही थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए एक प्रोटॉन है, दिस इज प्रोटॉन, ठीक है, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है ना, आर की वैल्यू हम ले लेते हैं 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। इन दोनों के बीच में मुझे फोर्स निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 का होल स्क्वायर। तो ये वाला फोर्स कितना निकल के आ जाता है, ये आ जाता है 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। ये फोर्स आ जाता है इतना। ठीक है, अब अगर इन्हीं दोनों के बीच में, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा डेफिनेटली इनके उसमें, बिकॉज ऑफ मास। ठीक है, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है यहां पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -31, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है ना। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 का अगेन स्क्वायर।
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास निकल के आ जाता है यहां पे, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन, और ये इतना है। अब आप देखो दो पार्टिकल्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उन्हीं के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो Fg बाई Fg इसका अप्रोक्सीमेट रेशियो होता है, देखिए 10⁻⁻47 और ये -8 है, ये 3.6 है 8 यानी कि कितना ऑर्डर 10⁻⁻39 अप्रोक्सीमेटली 39। ये इन दोनों के बीच का समझ लीजिए इन दोनों का रेशियो होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होते हैं। क्लियर? कितना रेशियो होता है 10⁻39 का। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्विच करते हैं।